क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। क्या पढ़ना था हम लोगों को? आज अपने 9th क्लास का मस्ट सब्जेक्ट, एकदम बहुत बढ़िया सब्जेक्ट केमिस्ट्री स्टार्ट करना है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण, सुबह से शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, अब गाना मत गाने लगना, ठीक है? जितना काम हम करते हैं, जितनी वस्तुओं को अपने डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं, उन सब में 90% से 95% वस्तुएं केमिस्ट्री से बनी हुई होती हैं। यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि हमारे दैनिक जीवन की 95% वस्तुएं हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वह कहाँ से आती हैं? केमिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। यानी यूँ कह लो कि शाम से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर शाम तक मैं तुझे प्यार करूं। यानी किसको प्यार करूं भाई? केमिस्ट्री को। यानी केमिस्ट्री अगर नहीं होती तो फिर मानव जीवन, एक सुखद मानव जीवन की कल्पना करना असंभव होता। समझ में आ रहा है ना? यानी जो मानव अपने दैनिक जीवन में इतना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है, इसका मुख्य आधार क्या है? केमिस्ट्री है। जैसे सुबह आप जगते हो, नित्य क्रियाक्रम करने के बाद हाथ धोते हो, साबुन का यूज़ करते हो, हैंड वॉश का यूज़ करते हो, वो कहाँ से बनकर आता है? केमिस्ट्री से। हैंड वॉश वाला डब्बा कहाँ से बना होता है? केमिस्ट्री से। फिर उसके बाद ब्रश लाते हो, ब्रश कहाँ से बना होता है? केमिस्ट्री से। उस पर प्यारा सा एक टूथपेस्ट यूज़ करते हो, कहाँ से बना होता है? केमिस्ट्री से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर आप सुबह बैठते हो नाश्ते के लिए, नहाते हो, साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर, यहाँ तक कि कपड़े। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कह रहे हैं, सब्जेक्ट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमारे दैनिक जीवन के 90% से लेकर 95% तक आवश्यकता की सारी वस्तुओं को पूरा करने का श्रेय देता है, श्रेय प्रदान करता है। क्लियर है ना? तो स्टार्ट करें आज। अब सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है? प्रश्न उठता है, केमिस्ट्री क्या है? बताओगे ना केमिस्ट्री क्या है? नहीं बताओगे? बताओगे पक्का? केमिस्ट्री क्या है? चलो, केमिस्ट्री क्या है? हाँ, देख के बोल सकते हो। लिखा गया है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन, केमिस्ट्री कहते हैं। यानी केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री इज द मोस्ट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the matter, properties of matter, composition of matter and changing in the matter is called chemistry. Is called chemistry. यानी यह ऐसा ब्रांच है कि जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, पदार्थ के संगठन तथा पदार्थ में होने वाली परिवर्तन, क्या क्या चेंजिंग होता है। समझ में आ रहा है ना? पदार्थों के बीच क्या क्या चेंजिंग होता है। जैसे पेन है, एक पदार्थ है, अब इसको तोड़ देंगे तो इसमें कुछ चेंजिंग होगा कि नहीं होगा? होगा ना? इसको जला देंगे तो कुछ चेंजिंग होगा। जैसे आप पानी गर्मी के मौसम में यूज़ करते हो, फ्रीजर से तुरंत निकालते हो, बोतल पूरा ठंडा एकदम जकड़ा होता है, ऊपर भी बर्फ़ लगा रहता है, उसको झाड़ते हो और अपने बैग में रख के लेके चल देते हो। वो 2-3 घंटा तक बर्फ़ धीरे धीरे पिघलता है, वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलता है। तो यानी वो कहने का अर्थ है कि बर्फ़ धीरे धीरे किस रूप में आया? द्रव रूप में आया, पानी के रूप में बना द्रव। और उस पानी को आप धूप में छोड़ दो खुली वातावरण में तो धीरे धीरे वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला गया। यानी पहले तो पानी था, उसको क्या बनाया आपने? ठोस बनाया। ठोस को फिर क्या बनाया? द्रव। और द्रव से क्या बन गया? गैस। तो यानी परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? द्रव से ठोस, फिर ठोस से द्रव और फिर द्रव से गैस। यानी यहाँ प्रोसीजर आया। यानी द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया को सॉलिडिफिकेशन कहा गया।
फिर सॉलिड से द्रव बना तो लिक्विफिकेशन हुआ, फिर लिक्विफिकेशन से लिक्विड से क्या बना, गैस बना। तो गैस बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इवापोरेशन, वाष्पीकरण। इवापोरेशन, वाष्पीकरण, समझ में आ रहा है ना। तो यानी ये परिवर्तन हुए पदार्थों के बीच, परिवर्तन हुआ। अब तो समझ में आ रहा है। लेकिन उससे पहले भैया केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लगभग 1600 ईस्वी में मिस्र की कला के लिए प्रयोग किया गया था। केमिस्ट्री शब्द का यूज कहाँ किया गया था? फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड केमिस्ट्री यूज बाय द इगपट आर्ट। मिस्र की कला को क्या कहते हैं? इगपट आर्ट। क्लियर है ना। यानी सबसे पहले केमिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? मिस्र की, यानी मिस्र भाषा के शब्द, यानी मिस्र की कला के लिए किया गया था। केमिस्ट्री शब्द का प्रयोग लगभग 1600 एडी में किसके लिए किया गया था? मिस्र कला के लिए किया गया था। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि केमिस्ट्री शब्द जो आया कहाँ से है? तो द वर्ड केमिस्ट्री डेराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ मिस्र। लैंग्वेज ऑफ मिस्र, फ्रॉम कीमिया, फ्रॉम कीमिया, कीमिया शब्द से। और ये कीमिया शब्द क्या है? तो मिस्र की भाषा है, मिस्र की लैंग्वेज है और वहाँ से आया है। और इस कीमिया का मतलब क्या होता है? तो काला रंग होता है। क्या होता है? काला रंग। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। यानी अब यूं हम कहें कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है मेरे भाई? तो कहता है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग, डेट इक्वल टू ब्लैक कलर, डेट इक्वल टू ब्लैक कलर। लगभग 1600 एडी में मिस्र की कला के लिए सर्वप्रथम केमिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया गया था। दो चीज़ें मिली। पहला, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कीमिया से हुई है। और कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग, काला रंग। दूसरा कह रहा है कि मिस्र की कला के लिए सर्वप्रथम केमिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया गया था। समझ में आ रहा है ना। और तीसरा परिभाषा आता है, डेफिनेशन से क्या है? तो कहता है कि विज्ञान की वैसी महत्वपूर्ण शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ तथा पदार्थ के गुणों तथा पदार्थ के संगठन तथा उसमें होने वाली परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। इतना बात समझ में आ रहा है ना। अब इधर वाली बातों में देखोगे तो कहता है कि एंटवाइन लेवॉइजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। एंटवाइन लेवॉइजर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। क्लियर है ना। और फिर भारत में केमिस्ट्री को खींच कर लाने का काम किन्होंने किया? पीसी राय ने। कौन किया भाई? यानी पीसी राय इज द फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। पीसी राय इज द फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। यानी भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है? यानी प्रफुल्ल चंद्र राय, डेट इक्वल टू पीसी राय इज द फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। कोई आपसे पूछे कि भारतीय केमिस्ट्री के जनक कौन है, यानी हु इज द फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, आपका आंसर क्या होगा? पीसी राय। क्या होगा? पीसी राय। क्लियर है ना। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, तो पीसी राय को क्या कहते हैं? प्रफुल्ल चंद्र राय, प्रफुल्ल चंद्र राय। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट हो गए, केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट हो गए, केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट हो गए। तो पहले आप इनको नोट करोगे ना? नहीं करोगे? चलो भाई, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। चलो बाबू लोग, लिख लिए हैं? उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को? चलो भाई, ये तो जनरल केमिस्ट्री का डेफिनेशन हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से केमिस्ट्री का डेफिनेशन दिया। जितने लोग आए वे सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से केमिस्ट्री को परिभाषित किया। जैसे कोई काम आपके गांव में होने लगता है तो जो लोग आते हैं अपना ब्रेन वहाँ देते हैं कि बस ऐसे करिए ना, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तले वो काका आया ठाका, ए बुढ़वा का कर रहा है रे, ऐसे करो ना। समझ में आ रहा है ना। लाठी लेके आए चलते चलते तो काका अपना बुद्धि दे देते हैं। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तले कोई गांव के थोड़ा सा मेठ मालिक होंगे, मुखिया उखिया साहब जी आते हैं, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, ऐसे करिए ना। चूँकि वो नेता है ना तो थोड़ा भाव देंगे। तो यानी अपना अपना सब लोगों ने क्या किया? ब्रेन दिया, अपना अपना
ब्रेन दिया। अब तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो फिर डाल्टन महोदय भी आए थे इसी क्रम में, तो उन्होंने अपना ब्रेन दिया, डाल्टन महोदय ने अपना ब्रेन दिया केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले अब देखेंगे डाल्टन के अनुसार, डाल्टन महोदय के अनुसार, डाल्टन महोदय के अनुसार, डाल्टन महोदय के अनुसार। चलो भाई, डाल्टन महोदय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डाल्टन महोदय ने क्या दिया भाई? इन्होंने बताया कि अणुओं तथा परमाणुओं के विज्ञान को, इन्होंने क्या बताया? अणुओं, ए बालिके, अणुओं तथा परमाणुओं के विज्ञान को केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र कहा जाता है, यानी केमिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? केमिस्ट्री कहा जाता है। चलो, डाल्टन महोदय ने क्या बताया? अणुओं तथा परमाणुओं के विज्ञान को रसायन शास्त्र कहा जाता है। इतना बात समझ में आ रहा है ना? यानी द केमिस्ट्री क्या है? तो साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, साइंस ऑफ, क्लियर है ना? कोई दिक्कत? यानी अणु तथा परमाणु का विज्ञान, इज नोन एज केमिस्ट्री, इज नोन एज केमिस्ट्री। यानी क्या लिख लेंगे? द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी दूसरा हम लोग इसका इंग्लिश में लिख लें, द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड, या आर नोन एज, ऐसे लिख लेंगे, आर नोन एज, चलो मेरे भाई, आर नोन एज केमिस्ट्री, आर नोन एज केमिस्ट्री। चलो भाई, यानी अणु तथा परमाणु के विज्ञान को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री कहा जाता है। कौन बताया? डाल्टन बाबा ने। कौन बताया? डाल्टन महोदय ने बता दिया। क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्या आता है भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का वर्गीकरण, केमिस्ट्री का वर्गीकरण। तो अगला पॉइंट बनता है मेरे भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। अब देखोगे भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, इसको क्या कहेंगे भाई? रसायन शास्त्र का वर्गीकरण, रसायन शास्त्र का वर्गीकरण। और वर्गीकरण कैसे किया गया भाई? इसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? तो केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मुख्य रूप से 3 पार्ट होता है, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट मुख्य रूप से 3 होते हैं, बाकी अन्य अलग अलग पार्ट होते हैं। तो पहले मुख्य रूप से 3 पार्ट के नाम जानते हैं, ठीक है। तो पहला जो पार्ट होता है उसको देखो भैया, हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? भौतिक रसायन। क्या कहते हैं? भौतिक रसायन कहते हैं। क्लियर है ना? भौतिक रसायन। दूसरा जो होता है मेरे बाबू, उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन। क्लियर है ना? और तीसरा जो होता है उसको क्या कहते हैं बाबू? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको कहते हैं कार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्लियर है ना? और चौथा जो होता है उसको क्या कहते हैं भाई? मेडिसिनल एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। और इसको कहते हैं वैश्लेषिक रसायन। क्या कहते हैं? वैश्लेषिक रसायन। और फिर पांचवा क्या होता है बाबू मेरे? पांचवा होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री।
और इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? औषधीय रसायन। औषधीय रसायन। चलो भाई, और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन इनमें सबसे मुख्य पार्ट क्या है? ये 3 है। मुख्य पार्ट क्या है? ये 3। कौन कौन भाई? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। क्लियर है ना? बाकी बहुत सारे टाइप हो गए भाई। न्यूक्लियर केमिस्ट्री कह लोगे, क्लियर है ना? न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सोलर केमिस्ट्री कह लोगे, सॉइल केमिस्ट्री कह लोगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कह लोगे, बायो केमिस्ट्री कह लोगे। बहुत सारा पार्ट है, क्लियर है ना? तो उन सारे पार्ट्स के बारे में बड़े क्लासों में आप जानेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं? और 2-4 का नाम लिख दे रहे हैं, चलो भाई। तो अब अलग देखना होगा तो आप क्या कह लोगे भाई? सॉइल केमिस्ट्री यानी मृदा रसायन कहोगे। क्या कहोगे? मृदा रसायन कहोगे। अगला देखना होगा तो आप कहोगे एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री कहोगे, क्लियर है ना? और इसको क्या कहोगे भाई? कृषि रसायन। क्या कहोगे? कृषि रसायन कहोगे। अगला अगर देखना होगा तो आप लिख सकते हो भाई रेडियो केमिस्ट्री। क्या लिख सकते हो? रेडियो केमिस्ट्री। और रेडियो केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? रेडियो रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रेडियो रसायन कहते हैं। अगला अगर आपको देखना होगा तो आप लिख लेंगे बायो केमिस्ट्री। और बायो केमिस्ट्री को क्या कहते हैं भाई? जैव रसायन। चल बालक समझ में आ रहा है ना? अगला आपको लिखना हो तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री लिख लेंगे, मेंटल केमिस्ट्री कह लेंगे। और इनको क्या कहें? पर्यावरणीय रसायन। पर्यावरणीय थोड़ा सा एरर हो रहा है, पर्यावरणीय रसायन कहेंगे। अगला अगर आपको देखना होगा तो आप लिख सकते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री को आप लिखेंगे नाभिकीय रसायन। और भी बहुत सारे केमिस्ट्री के पार्ट हो गए। और आपको लिखना होगा तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लिख लेना। क्या लिख लेना? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लिख लेना। क्या लिख लेना मेरे भाई? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और भी बहुत सारे पार्ट हो गए। अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्या लिख सकते हो? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। चलो भाई, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लिख सकते हो, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को क्या लिखेंगे? औद्योगिक रसायन। क्लियर है ना? यानी बहुत सारे पार्ट। लेकिन मुख्य रूप से केमिस्ट्री के कितने पार्ट है भाई? 3। पहला क्या है? दूसरा क्या है? और तीसरा क्या है? यानी पहला भौतिक रसायन, दूसरा अकार्बनिक रसायन और तीसरा कार्बनिक रसायन। यानी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फटाफट इन तीनों के क्या करेंगे? डेफिनेशन जान लें। फटाफट इन तीनों के डेफिनेशन जान लें, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। क्लियर है ना? अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है? इंट्रोडक्शन चल रहा है। उसके बाद आपका अपना चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? किताब के बारे में जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या अपने 9th क्लास में हमें पढ़ना है। क्लियर? तो चलो फटाफट इसको नोट कर लो मेरे भाई। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हो गया बाबू लोग? यस सर। आगे बढ़े हम लोग? यस सर। चलो वीडियो पॉज कर लो, उसके बाद नोट कर लो। हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आगे हम लोगों का जो टॉपिक मिलेगा वो क्या मिलेगा? सबसे पहले कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो कहता है कि यह रसायन शास्त्र की वैसी महत्वपूर्ण शाखा होती है। रसायन शास्त्र की वैसी महत्वपूर्ण शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी लेते हैं। किसके बारे में जानकारी लेते हैं? केमिकल रिएक्शन। किसके बारे में देखेंगे? यानी इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में नॉलेज लेंगे। क्लियर है ना? किसके बारे में नॉलेज लेंगे? केमिकल रिएक्शन के बारे में। क्लियर? तो डेफिनेशन देखते हैं फटाफट। चलो पहला हम लोगों का हेडिंग क्या हो जाएगा भाई? पहला क्या होगा? फिजिकल केमिस्ट्री। पहला क्या होगा? फिजिकल
केमिस्ट्री। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? भौतिक रसायन। क्या कहते हैं भाई लोग? भौतिक रसायन कहते हैं ना। चलो, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। यानी अब क्या है, तो क्या लिखेंगे भाई? रसायन विज्ञान की वैसी महत्वपूर्ण शाखा, वैसी महत्वपूर्ण शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? रासायनिक अभिक्रिया। किसके बारे में? रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं इसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है भाई? भौतिक रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक रसायन कहलाता है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहलाएगा भाई? फिजिकल केमिस्ट्री। यानी लिखेंगे भाई द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, in which we study about chemical reactions and their properties. Clear है ना? Their properties is known as physical chemistry. क्या कहेंगे भाई? फिजिकल केमिस्ट्री कहेंगे। समझ में आ रहा ना? किसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे भाई? अरे यार, केमिकल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे तब ना फिजिकल केमिस्ट्री होगा। समझ में आ रहा है? कच्छू थोड़ा सा आपका दिमागवा में जा रहा है कि ऊपर ओवरफ्लो कर रहा है, दिमाग मतलब कैच हो रहा है ना? चलिए, तो यानी रसायन शास्त्र की इस शाखा के अंतर्गत किसके बारे में अध्ययन करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। क्लियर है ना? चलो, दूसरा क्या हो जाएगा भाई? दूसरा टाइप क्या होगा? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। चलो देखोगे भाई, यानी वही चीज़ रसायन विज्ञान के इस शाखा के अंतर्गत, रसायन विज्ञान के इस शाखा के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं भाई? तत्वों के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है भाई? अकार्बनिक रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? अकार्बनिक रसायन कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है कि इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, we study about element, an element लिख लो भैया, an element and properties of element, क्लियर है ना? यानी किसके बारे में? एलिमेंट तथा इसके गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, क्लियर है ना? नोन एज
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना पता चल रहा है ना। यानी इस ब्रांच के अंतर्गत, इस ब्रांच के हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई? तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे, एलिमेंट के बारे में, किसके बारे में? एलिमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तो समझ में आ रहा। अब मेरे मन में थोड़ा सा प्रश्न उठता है, एलिमेंट क्या है? तो कहता है कि एलिमेंट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट बोयल ने किया था। क्या उन्होंने किया था भाई? रॉबर्ट बोयल ने किया था एलिमेंट शब्द का प्रयोग। समझ में आ रहा है ना? चलो तो देखना भैया, रॉबर्ट बोयल ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग, किस शब्द का प्रयोग भाई? तत्व। तो लिखेंगे भैया सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग कौन किया था भाई? रॉबर्ट बोयल। यानी ऐसे लिख लेंगे रॉबर्ट बॉयल। क्लियर है ना? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। कब किया था भाई? 1861 ईस्वी में। या लिख दो, चलो सन को मत लिखो, किया था, ईयर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी फर्स्टली द वर्ड एलिमेंट यूज्ड बाय रॉबर्ट बॉयल। यानी इसको कौन प्रयोग किया भाई? रॉबर्ट बॉयल ने। यानी सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने। क्लियर है ना? अब भैया एलिमेंट हैं कितने? एलिमेंट कितने डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं? कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? तो 118। कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? और ये सभी तत्व पदार्थ की सभी अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस में पाए जाते हैं। क्लियर है ना? तत्वों को 3 भागों में बांट दिया गया, धातु, अधातु एवं उपधातु। तो कितने तत्व धातु हैं, कितने तत्व अधातु हैं और कितने तत्व उपधातु हैं, इन सब का नॉलेज हम लोग ले लेते हैं। पहले इसको नोट कर लें, पहले इसको। तो चल भैया पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से बबुआ मेरे वीडियो पॉज करेंगे और नोट करेंगे, ठीक है? चलो, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख चुके होंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, या वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। और क्लास वालों क्या हाल है? मज़े हैं ना? इंजॉय? चिया करो एकदम। हाँ, अच्छा पेपर चल रहा है अभी आप लोगों का ना? अच्छा, वैसे ही इसीलिए चेहरे आपके ओ झुराए मुरझाए से लग रहे हैं, सूखे से। पेपर के बाद इंजॉय करेंगे क्या? पेपर के बाद इंजॉय करेंगे ना? हाँ चलिए भाई, कोई बात नहीं है, इंजॉय तो करना ही है। पेपर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा चेक हो रहा है भाई? चेक भी तो नहीं हो रहा है ना? अच्छा, लिख कैसे रहे हो तुम लोग? अपने मन से या? अच्छा, गैस पेपर लेके चले जा रहे हो? अरे तौबा ऐसा नहीं करना रे, अपने मन से लिखने का प्रयास करो। प्रयास करते हो ना? कभी चीट करने का प्रयास नहीं करना, ठीक है? कोई दिक्कत? अच्छा, पूरा नहीं बोल रहा है सब, यानी कुछ है चीट करता है। चलो कोई बात नहीं है। देख रहे बबुआ, हाँ शांत हो जा भाई, शांत हो जा। तत्व, शांति का परिचय दो। नहीं मिल रही है तो किरण का परिचय दो। 118 तत्व कितने हैं? 118 तत्व कितने हैं भाई? 118। तो तत्वों की संख्या 118 है। तत्वों की संख्या कितनी है? आप नीचे रख दो ना भाई, आप नीचे रख दो बाहर। हाँ बैठ जाओ, हो गया। तत्वों की संख्या कितनी है भाई? 118। अच्छा, ये 118 तत्व हैं। क्लियर है ना? एलिमेंट कितने हो गए भाई? 118, यानी एलिमेंट हो गए, ठीक है ना? अच्छा, इन एलिमेंट्स में देखोगे कि अगर कोई बात करे कि गैसियस अवस्था में जो तत्व हैं, यानी गैस तत्व कितने हैं,
11 हैं। इनकी संख्या कितनी है? कोई आपसे पूछ डाले मेरे भाई कि ठोस अवस्था में कितने तत्व हैं, यानी सॉलिड स्टेट में कितने तत्व हैं? 105। कोई आपसे पूछ डाले मेरे भैया द्रव अवस्था में कितने तत्व हैं, यानी लिक्विड स्टेट में कितने तत्व हैं मेरे भाई? 2। कौन कौन हैं, क्या नाम बताओगे इनका? तो पहला तो भैया Hg, यह 80 नंबर एटॉमिक नंबर होगा और इसको कहते हैं पारा। अरे भैया तोरा गांव वाला नहीं पारा यानी मरकरी। बड़े हंस रहे हो यार, ये पारा आपके गांव वाला नहीं है। आगे देख भैया, दूसरा क्या है? ब्रोमीन। और Br35 होता है ना, Br क्या होता है? 35 होता है। ये 35 वाला होता है और इसको कहते हैं ब्रोमीन। क्या कहते हैं भाई? ब्रोमीन। हिंदी में ब्रोमीन लिखते हैं। क्लियर है ना? अब देखो भाई, अगर कोई पूछे मेरे भाई लोग आपसे कि ये तत्व जो हैं अधातु कितने हैं, यानी नॉन मेटल कितने हैं, तो 18। इनकी संख्या कितनी है? 18। फिर कोई आपसे पूछ बैठे कि ये उपधातु कितने हैं, यानी मेटल वायर्ड्स, या और में इसी को कुछ लोग सेमी मेटल भी कहते हैं। तो सेमी मेटल कितने हैं भाई? 7। सेमी मेटल का कौन है? 7। फिर कोई आपसे पूछ बैठे मेरे भाई, ओए सुनो रे गाँवल्ले, फिर कोई आपसे पूछ दे कि ये धातु कितने हैं, यानी धातु को कहते हैं भाई मेटल। क्या कहते हैं? मेटल। ये मेटल कितने हैं? 93। समझ में आ रहा है ना? तो यानी हमने एक ग्रुप का वर्गीकरण किया, यानी एक ग्रुप धातु अधातु लिया और उपधातु लिया। तो 18 7 25 93 118 होगा। 118 होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हुए भाई? 118। दूसरा मैंने एक पार्ट का वर्गीकरण किया और उस पार्ट का अगर हम बात देखें मेरे भाई, तो उस पार्ट में सबसे बड़ा चीज़ हमने लिया एक इधर वर्गीकरण, एक इधर, यानी गैस ठोस। 11 5 100 कितना हो गया भैया? 118 हो गया। 116 और 2 118। अब गैस तत्वों में कौन कौन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? कौन कौन से गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? तो यहाँ देखना, गैसीय अवस्था में तत्व, गैसीय अवस्था में तत्व कौन कौन है भाई? यानी गैसियस स्टेट में, इन द गैसियस स्टेट, यानी क्या लिखेंगे भाई? गैसियस स्टेट में कौन कौन से तत्व हैं? तो पहला क्या लिखोगे भैया? हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, उसके बाद से नाइट्रोजन 7, उसके बाद से ऑक्सीजन 8। क्लियर है ना? यानी पहला आपने देखा हाइड्रोजन, हीलियम, दूसरा क्या देखा भाई? नाइट्रोजन, और तीसरा क्या देखा भाई आपने? ऑक्सीजन। नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं ना है, चलो समझ रहे हो ना? पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा ऑक्सीजन। पांचवा लिखोगे भैया फ्लोरीन, 10वां लिखोगे नियॉन, 11वां लिखोगे क्लोरीन, 12वां लिखोगे आर्गन। क्लियर है ना? उसके बाद से क्रिप्टन, उसके बाद से जेनन, उसके बाद से रेडन। क्या लिखोगे? रेडन। और 86 हो गए भाई। 4 ऊपर 4 नीचे 3, 11 एलिमेंट हो गया ना? पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा ऑक्सीजन, पांचवा फ्लोरीन, छठा नियॉन, 7वां क्लोरीन, 8वां आर्गन, 9वां क्रिप्टन, 10वां जेनन और 11वां रेडॉन। ये तत्व जो हैं इनके एटॉमिक नंबर के साथ लिखे गए हैं। ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर है ना? तब कोई पूछे कि गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्व कौन हैं,
तो क्या बताओगे मेरे भाई? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। क्लियर है? कोई दिक्कत? बता दोगे? पक्का? चलो, इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े ना हम। चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई लोग। तो पहले इसको नोट करोगे ना? चलो नोट कर लो जल्दी से, फटाफट वीडियो पॉज करो, नोट करो। हो गया बाबू लोग? चलो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आगे हम लोगों को बढ़ते हैं तो अब आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है भाई? तो कहता है कि कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बड़े आप मतावले नज़र आ रहे हैं हमको, आपके दिल बेताब नज़र आ रहे हैं, आपका मन और आत्मा दोनों भटक रहा है भाई क्लास में। क्यों? आत्मा शांत नहीं है? शांत करो अपने आत्मा को यार, ठीक है? और आत्मा से शांति का परिचय कराओ। क्या? नहीं भाई, केवल शांति का ही परिचय करवाया। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? कार्बनिक रसायन। क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहते हैं भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसका डेफिनेशन जानोगे तो कहता है क्या है कि रसायन विज्ञान की वैसी महत्वपूर्ण शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। यानी रसायन विज्ञान की वैसी महत्वपूर्ण शाखा, वैसी महत्वपूर्ण शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं भाई? यौगिक को व्युत्पन्न कहोगे। क्या कहोगे? व्युत्पन्नो कहोगे। क्लियर है ना? डेरिवेटिव्स कहते हैं इसको, डेरिवेटिव्स का अध्ययन करते हैं, का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? रसायन कहलाता है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? क्या कहलाएगा भाई? कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चल मेरे भाई, यानी अब समझोगे सबसे पहले कि कार्बन के यौगिकों को, कार्बन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, यानी हिंदी में इसको हाइड्रोकार्बन लिखते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कार्बन के यौगिकों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी यूँ बात समझ में आई कि हाइड्रोकार्बन से एक बात अर्थ स्पष्ट होता है मेरे भाई कि हमने नाम लिया हाइड्रोकार्बन। यानी दो बातें हो गई ना। पहला तो हाइड्रोजन हो गया, क्या हो गया? आप प्लस क्या हो गया? कार्बन। यानी हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी आप क्या लिख सकते हो भाई कि हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक, बने यौगिक क्या कहलाते हैं भाई? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हो मेरे भाई? CH4 देखो तो भैया, केवल हाइड्रोजन और कार्बन है ना? केवल और हाइड्रोजन कार्बन है। व्युत्पन्न कहता है कि हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दो तो व्युत्पन्न बनेगा।
अगले क्लास में आपको डिटेल्स नॉलेज मिलेगा, बस अभी हम छोड़ दे रहे हैं। इसको मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मेथेन। C4H10 को क्या कहते हैं भाई? ब्यूटेन कहते हैं। और इसी ब्यूटेन को आपके LPG गैस में भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है भाई? LPG गैस में, जिससे आप घर पे खाना बनाते हो, इसी ब्यूटेन को भरा जाता है। और LPG गैस में एक बदबूदार पदार्थ मिलाया जाता है, मिथाइल मार्केप्टन। इथाइल मार्केप्टन। बदबूदार पदार्थ क्या मिलाया जाता है? इथाइल मार्केप्टन। क्या मिलाया जाता है बाबू लोग? इथाइल मार्केप्टन। कोई पूछे कि LPG गैस में बदबूदार पदार्थ क्या मिलाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? इथाइल। इथाइल इथाइल मार्केप्टन, यानी C2H5SH। नाम क्या होगा? इथाइल मार्केप्टन। चलो भाई इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी लिखने नहीं आ रही है। इथाइल मार्केप्टन, क्लियर है ना? इथाइल मार्केप्टन। एनी प्रॉब्लम? क्या मिलाया जाता है? इथाइल मार्केप्टन। इथाइल, जिससे उसके रिसाव का तुरंत पता चल जाता है। क्लियर है ना? तो एक केमिस्ट्री के 3 मुख्य रूप से प्रकार हुए, जिनका वर्गीकरण हम लोगों ने कर लिया, जिनका डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया। क्लियर है ना? अब हमको 9th क्लास में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है? तो पहले आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। चलो भाई वीडियो पॉज करके नोट करो। हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो 9th क्लास में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, यानी मैटर्स इज आवर सराउंडिंग, यानी हमारे चारों तरफ के जितने पदार्थ दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको देखने के बाद हमारे दिलों को सुकून मिलता है। मिलता है ना? तो वैसे भी पदार्थ इस वातावरण में अवेलेबल हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ दिख जाते हैं जिसको देखकर गाली देने को मन करता है। तो इस तरह से, वाह क्या गजब आपकी मुस्कुराहट है मेरे भाई। ठीक, वो गाना है ना कोई, बारिश कर दे मेरा यार हंस रहा है। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। गाना उल्टा है तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो यार। दूसरी चीज कि दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं? कितने पदार्थ शुद्ध हैं, कितने पदार्थ शुद्ध नहीं है? समझ में आ रहा है ना? फिर तीसरा चैप्टर पढ़ना है परमाणु, अणु और आयन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा भैया। 11th क्लास में फिर पढ़ने को मिलेगी। 11th क्लास में हूबहू चैप्टर मिलेगा। और फिर ये तो भैया केमिस्ट्री का जान है, इसको जान कह लो। ओ मेरे जान मेरे, ये केमिस्ट्री की महबूबा है, केमिस्ट्री की समझ में आ रहा है ना? इसको जान कहो भाई, केमिस्ट्री का ये जान है। पूरी केमिस्ट्री इसी को देखकर जीती है, मुस्कुराती है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु संरचना। परमाणु समझ में आ रहा है ना? अगर केमिस्ट्री से इसको हटा दिया जाए तो केमिस्ट्री मुरझा के मर जाएगा, तड़प तड़प के मर जाएगा यार। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसलिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ गया भैया? परमाणु संरचना। और यही परमाणु संरचना हूबहू 11th क्लास में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए आज ही बेसिक नॉलेज मजबूत कर लेंगे ताकि अगले क्लास में जाएं और फाउंडेशन मजबूत रहेगा। तो फिर 11th 12th में जेईई नीट की तैयारी में हमको तकलीफ नहीं होगी। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? तो भैया ये चैप्टर पढ़ने हैं। बाकी अभी 2 केमिस्ट्री के टाइप बच गए, जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री था और मेडिसिनल केमिस्ट्री था। तो इनके बारे में अब जानकारी अगले क्लास में ले लेंगे और फिर हम लोग अपने अगले इन चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें पहले। चले भाई नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया? आगे बढ़ें हम लोग। तो अगले क्लास में अब हम लोगों को मिलेगा
मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें पीसीएम क्लासेज के साथ। जय हिंद, जय भारत। Thank you.